नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। 25 दिसंबर यानी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती, और नरेंद्र मोदी ने आज उन्हें जिस तरीके से प्रेरणा स्थल जाकर एक तरीके से सम्मान दिया है, और उनकी बात लगातार होती रहती है। लेकिन आज के इस वीडियो में अटल जी से लेकर नरेंद्र मोदी तक, पोखरण से लेकर पनडुब्बी से दागे जा रहे बैलिस्टिक मिसाइल तक, इस सफर के बीच में कांग्रेस से लेकर लेफ्ट इकोसिस्टम तक ने कैसे देश में या देश को कमजोर करने का प्रयास किया है, आज उस पर बात हो। कई किस्से कहानियां ऐसी होती हैं जिनके बारे में ना सुनिए तो समझ में नहीं आता कि इस देश में क्या बदला है। जिन लोगों को धुरंधर फिल्म देखकर आग लगी हुई है, उन्हें इस वीडियो में आने वाले सच से और आग लगी। क्योंकि कैसे वाजपेयी जी के जमाने में जो 1998 में पोखरण का टेस्ट हुआ, न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, उसकी तस्वीरों ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। अभी 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी सरकार में पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई, जो 3500 किलोमीटर तक जा सकती है, 2 टन का परमाणु हथियार ले जा सकती है, चाइना से लेकर पाकिस्तान तक को फोड़ सकती है। इस पूरे सफर में कैसे कांग्रेस पार्टी ने कब कब क्या किया है, और कैसे एक लेफ्ट इकोसिस्टम ने देश के परमाणु बम को हिंदू बम तक बता दिया, उसको बाबरी मस्जिद तक से जोड़ दिया गया, मुसलमानों तक से जोड़ दिया गया। आज इस वीडियो में आपको देखना चाहिए। वाजपेयी से लेकर मोदी तक ने इस देश में क्या बदला है, आपको देखना चाहिए। -4, 3, 2, 1, now. Taken off. घर में घुसकर मारेंगे, बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। सच्ची शक्ति संयम में है, उसका उन्हें हम प्रदर्शन और इस्तेमाल करने में नहीं। दुनिया संयम दिखाने वालों को क्या सम्मान देती है, वो इस देश ने देख रखा है। और नरेंद्र मोदी ने जो ये नया भारत बनाया है, जो दुनिया से आंखें मिलाकर देखता है, दुनिया को ये बताकर रखता है कि औकात में रहना, नहीं तो हम फोड़ने की ताकत रखते हैं। ये इसलिए बनाया है क्योंकि दुनिया उसी के सामने झुकती है जिसके पास ताकत है। उस ताकत का हर वक्त इस्तेमाल नहीं करना होता, लेकिन पता होना चाहिए। जैसे होता है ना कि अगर किसी को पता हो कि सामने वाले की जेब में बंदूक है, तो वो थोड़ा औकात में रह के बात करता है। भारत ने, मोदी ने आज की डेट में वही किया है। और इसलिए अगर आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी ने बीते 10 सालों में जो भारत का रक्षा बजट है, वो कैसे 2.5 लाख करोड़ के आसपास होता था, वो सीधे उठा के 7 लाख करोड़ पहुंच गया है। हमारी डिफेंस फोर्सेस को लगातार मजबूत किया है नरेंद्र मोदी। हमारी जो घर में बने हथियार हैं, उनका उनका दायरा 1.5 लाख करोड़ पहुंच गया। दुनिया लाइन में लगी हुई है कि हमको भी वो हथियार चाहिए। और 2 दिन पहले 2 टन का परमाणु हथियार ले जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण हुआ है। पनडुब्बी से, पानी के अंदर से मार देंगे, ये वाली हालत है। जरा कुछ तस्वीरें जो आपको दिखा रहा हूं, आप देखिए कैसे पनडुब्बी पानी के नीचे रहते रहते इसको जो है आप दाग सकते हैं। मतलब हवा से मार सकते हैं, जमीन से मार सकते हैं, और अब पानी से भी मार सकते हैं। ये भारत ने बता दिया। इतना ही नहीं, उसी के ठीक साथ साथ जिस आकाश डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के ड्रोन्स का भूत बना दिया था, उसका नेक्स्ट जनरेशन का भी टेस्ट हो गया। उसकी तस्वीरें भी देखिए। Now. -4, 3, 2, 1, now. Taken off. और ये सारा टेस्ट जो आप देख रहे हैं, ये सारी बातें जो देख रहे हैं, उसमें नरेंद्र मोदी का मैसेज क्लियर है बॉस, कि ये भारत घर में घुसकर मारने वाला भारत है। वो बार बार ये याद दिलाते हैं। उनका मैसेज क्लियर है, सुनिए एक बार। खतरा सीमा के भीतर हो या फिरा सीमा पार, ये नया हिंदुस्तान घर में घुसकर मारेगा। गोली का जवाब गोले से देगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो ये नया भारत बनाया, और इसकी नींव जो अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी पोखरण में परमाणु परीक्षण करके, ये जानते हुए कि दुनिया जो है वो बहुत हाय तौबा मचाएगी, क्योंकि उस दुनिया की नजर में भारत वो देश है जिस पर अंग्रेज राज करके गए 300 साल। उनको लगता था ये कैसे खड़ा हो जाएगा। वाजपेयी ने कहा कि हम क्यों नहीं खड़े होंगे, और इसलिए 1998 में ये जानते हुए कि दुनिया सैंक्शन लगाएगी, तकलीफें आएंगी, वो दौर ऐसा था जब भारत में कोलिशन गवर्नमेंट्स चलती थी, अर्थव्यवस्था जो है वो पूरे बूम पे नहीं पहुंची हुई थी, बावजूद इसके वाजपेयी ने कहा कि ना,
हम न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे, क्योंकि दुनिया उसी को इज्जत देती है बॉस जो इज्जत कमाने में विश्वास रखता है, जो दम रखता है, ताकत रखता है। और इसलिए 1998 में परमाणु परीक्षण किया गया। लेकिन बावजूद इसके उस समय क्या हुआ आपको पता है? इस परमाणु परीक्षण के बाद बहुत लोगों को पता नहीं होगा, जेनजी को पता नहीं होगा, लेकिन देश मजबूत हो रहा था। दुनिया में भारत की छवि मजबूत हो रही थी कि इनके पास परमाणु हथियार हैं। और कांग्रेस और लेफ्ट इकोसिस्टम ने जो रिएक्शन दिया था वो शॉकिंग था। लेफ्ट ने तो इसे हिंदू बॉम्ब बता दिया, बाबरी मस्जिद तक से जोड़ दिया। जो सीपीआई एमएल के जनरल सेक्रेटरी थे विनोद राय, उन्होंने उस वक्त की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के लिए कह दिया था कि इनके लिए नेशनलिज्म और कम्युनलिज्म में कोई फर्क ही नहीं है। और उनके शब्द थे, ये इस पूरे घटनाक्रम को, परमाणु बम को मुसलमानों के खिलाफ बताते हुए उनके शब्द थे कि द एटम बॉम्ब इज नथिंग बट अ हिंदू बॉम्ब। आप सोचिए इन लोगों का हिंदुओं से नफरत का लेवल क्या रहा है कि देश के लिए मजबूती प्रदान करने वाला परमाणु हथियार टेस्ट हो रहा है और लेफ्ट कह रहा है कि यह हिंदू बॉम्ब है। क्या हिंदू बॉम्ब क्या देश के मुसलमानों पे फोड़ने वाला था? क्या परमाणु बम अपने देश में फोड़ लेते क्या और देश के मुसलमान मार देते क्या? लेकिन ये इस देश में हुआ है। हिंदू बॉम्ब, हिंदू टेरर, हिंदू आतंकवादी कैसे साबित कर दो बस। और कांग्रेस कोई बहुत पीछे नहीं थी। कांग्रेस को यह समझ तो थी कि हम इसका विरोध करेंगे तो दिक्कत होगी, लेकिन सोनिया गांधी से लेकर चिदंबरम तक सबने घुमा फिरा कर कैसे इसका विरोध कर दिया था, आपको देखना चाहिए। सोनिया गांधी ने वैज्ञानिकों की तारीफ कर दी, लेकिन कहा कि हमको तो संयम दिखाने वाला देश बनना चाहिए। चिदंबरम ने संसद में याद दिलाया कि हम तो ऐसे न थे कि हम परमाणु टेस्ट करने लगे। ये बातें आपको याद रहनी चाहिए। सुनिए जरा क्या हुआ था उस दौर में। मुझे भारत के वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों पर अत्यंत गर्व है, जिन्होंने हाल में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। लेकिन इसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि सच्ची शक्ति संयम में है, उसका खुलेआम प्रदर्शन और इस्तेमाल करने में नहीं। But possessing weapons, nuclear weapons, is simply inconsistent with the moral authority that India acquired over the last 30 years to tell the world that our goal is a nuclear weapon-free state. यानी कांग्रेस के हिसाब से चलते तो आज भी हम बैठे रहते। ये वही कांग्रेस है। यही पी चिदंबरम ने बाद में, अभी हाल में एक इंटरव्यू में कहा था कि 26/11 के बाद अमेरिका के दबाव में भारत ने जो है वो पाकिस्तान को जवाब नहीं था। इनका संयम ही खत्म नहीं होता था बॉस। और चूंकि इनका संयम नहीं खत्म होता था, इसलिए सामने वाला संयम का टेस्ट ले रहा होता। पाकिस्तान जो 1000 कट्स की बात करता था वो इसीलिए करता था। और ये बात वाजपेयी समझते थे कि जब तक ये भारत अपनी ताकत नहीं दिखाएगा, दुनिया नहीं मानेगी बॉस। और जब तक दुनिया आपकी ताकत नहीं देखेगी, ये दुनिया बहुत निर्मम है। ये हमेशा ताकतवर लोगों के सामने ही सर झुकाती है। और इसलिए वाजपेयी ने खड़े होकर वहां पर न्यूक्लियर टेस्ट किया। और आज नरेंद्र मोदी उसी डॉक्ट्रिन को आगे बढ़ा रहे हैं कि घर में घुस के मारेंगे, इतना मारेंगे, बुखार छुड़ा देंगे। दुनिया के हिसाब से हम नहीं चलेंगे। ये नरेंद्र मोदी ने इस देश को बनाया है। जिस कांग्रेस के राज में आप सोचिए कि बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं हुआ करते थे देश के सैनिकों के पास। बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं। फाइटर जेट्स जो हैं वो 4th जनरेशन नहीं, 5th जनरेशन तो भूल ही जाइए। उन नरेंद्र मोदी ने आज की डेट में लड़ के भिड़ के वो राफेल खड़े कर दिए बॉस, जिसका नतीजा दिखता है कि चाइना से लेकर पाकिस्तान बॉर्डर तक पर उस चिकन स्नैक पर, जिसमें बांग्लादेश के कट्टरपंथी कहते हैं कि काट देंगे, भारत के पूर्वोत्तर को अलग कर देंगे, उस चिकन स्नैक पर अगर ब्रह्मोस खड़ा है, तैनात है, वहां पर लगाया गया है, अगर वहां राफेल खड़ा है, तो आज उस नरेंद्र मोदी की वजह से खड़ा है, उन नरेंद्र मोदी की वजह से। वरना राहुल गांधी ने जितना तांडव किया था, कांग्रेस पार्टी ने जितना तांडव कर दिया था कि अरे अनिल अंबानी को डील दिलाने के लिए राफेल डील हुई। आज अनिल अंबानी के साथ क्या हो रहा है? ईडी के छापे पड़ रहे हैं, प्रॉपर्टी अटैच हो रही है। कोई राहुल गांधी से नहीं पूछता कि अगर मोदी राफेल की डील अपने दोस्त अनिल अंबानी के लिए कर रहे थे, तो आज अनिल अंबानी के साथ ये सब क्यों हो रहा है?
लेकिन कांग्रेस पार्टी, ये वो कांग्रेस पार्टी है जब इनको अपनी ताकत दिखानी होती है, अपनी बात करनी होती है, तो 1971 की बात करते हैं, इंदिरा गांधी की याद दिलाते हैं, उस समय जो परमाणु टेस्ट हुआ उसकी बात करते हैं, उसमें अपनी छाती पीट लेते हैं कि भाई वाह वाह वाह, पीठ थपथपा लेते हैं कि हमने बहुत अच्छा किया। लेकिन जब दूसरे के समय में हो जाए, अगर पोखरण टेस्ट हो जाए तो सवाल उठाओ कि हमारा संयम कहां है। अगर नरेंद्र मोदी के समय सेना घर में घुसकर मार दे तो सबूत चाहिए। कितने रफेल गिर गए, इनको इसको जानने में इंटरेस्ट रहता है। कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट इकोसिस्टम ने इस देश को कमजोर करने में कोई कमी नहीं छोड़ी बॉस, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको अपनी पॉलिटिक्स मजबूत करनी थी। लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये देश जाग रहा है, ये देश देख रहा है कि इस देश में क्या हुआ है, और इसलिए कांग्रेस आज कमजोर हो गई। वरना कांग्रेस के राज में रक्षा मंत्री संसद में खड़े होकर कहते थे कि हमने बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए नहीं बनाया क्योंकि तनातनी हो जाएगी चाइना के साथ। सुनिए के एंटनी को। Compared to India, in the area of building infrastructure, China is much advanced. Their infrastructure development is superior to India. We are only catching up. That is also history. Why? Independent India, many years as a policy on border, the best defense is not to develop the border. Undeveloped border is more safe than developed border. So many years there was no construction of roads, airfields, nothing in the border areas. By that time, China continued to develop their infrastructure in the border areas. So as a result, now they have gone ahead of us. Compared to us, infrastructure-wise, capability-wise, in the border areas, they are ahead. I admit that. It's a part of history. आज भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो भारत पर सवाल खड़े करते हैं, भारत में कुछ बचा नहीं ये दिखाकर आते हैं, और मोदी विदेश जाते हैं तो ये बताकर आते हैं कि दुनिया में कोई अगर है तो सिर्फ भारत है। ये फर्क जो है ना, ये इस देश को समझना होगा। ये कोई राहुल गांधी की बात नहीं, किसी को राहुल गांधी से दिक्कत नहीं है, राहुल गांधी इस देश के साथ जो कर रहे हैं उससे दिक्कत है। और ये बात कांग्रेस पार्टी समझने को तैयार नहीं है कि देश को कमजोर दिखाकर बताकर ये देश आपको स्वीकार नहीं करेगा। और इसलिए वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी ने इस देश की ताकत को बढ़ाने में, इस देश को दुनिया की नजर में ये बनाने में कि भाई ये तो पलट के बहुत तेज मारता है, अपनी जिंदगी खपा दी है, बड़े बड़े रिस्क लिए। आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई जेनजी आंदोलन हो जाए, कोई सड़क पर आंदोलन हो जाए, किसी तरीके से ये आदमी हट जाए, इसके पीछे डिफेंस लॉबी नहीं लगी है। वो डिफेंस लॉबी जिसके हिसाब से इस देश में हथियार खरीदे जाते थे, आज की डेट में इस देश के लिए क्या अच्छा है उसके हिसाब से हथियार खरीदे जाते हैं, उसको फर्क नहीं पड़ रहा होगा। ये जो कितने रफेल गिर गए, इसको जानने में किसका इंटरेस्ट था, या इसको प्रोपेगेंडा फैलाने में किसका इंटरेस्ट था? उसी डिफेंस लॉबी का था, उसी चाइना का था कि भाई हमारे हथियार बिकने शुरू हो जाएंगे अगर रफेल को हमने बदनाम कर दिया। लेकिन अफसोस ये सवाल इसी घर में पूछे जा रहे थे। बाहर वाले तो पूछते तो समझ में आता, अपने घर के लोग पूछ रहे थे। ये अफसोस की बात है। लेकिन उस पोखरण से इस ब्रह्मोस तक, आकाश नेक्स्ट जेन तक, ये देश मजबूत हो रहा है। और इस मजबूती के पीछे कौन है आपको भी पता है। आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह बात पता चले। नमस्कार।